अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट रिव्यू लेके आए हैं ये है चंगान ओशान X7 का फेस लिफ्ट। 2022 में मास्टर चंगान मोटर ने पाकिस्तान में X7 को जो है वो लॉन्च किया था और हम लोग आपके लिए उसका एक जो है एक्सपर्ट रिव्यू लेके आए थे। आज की प्रोडक्ट में जो फेस लिफ्ट में चेंजेस हैं मैं ज़्यादा जोर उस पर दूंगा, आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और इसकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, सब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें। फ्रंट में सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे उसकी ब्लैक क्रोम ग्रिल है। ग्रिल का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया और मेरे ख्याल से ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। सामने मोनोग्राम जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया पहले से। इसके अलावा यहाँ पे सामने आपको रेड एक्सेंट नज़र आते थे थ्रू एंड थ्रू कार के फ्रंट पे, इस साइड पे, बैक पे, उस सब को रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर एक्सेंट के साथ। सो ओवरऑल बाकी फ्रंट की लुक सेम है। हेडलाइट जो है गाड़ी की नीचे हैं, ये बड़े डिसेप्टिव हैं। इसकी जो DRLs हैं वो ऊपर हैं और नीचे जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो पहले भी ऐसे था वैसे ही कंटिन्यू किया है और मोर प्रोनाउंस लुक दे रही है गाड़ी की फ्रंट। साइड पे आ जाएं तो एक बहुत बड़ा चेंज जो गाड़ी के व्हील्स में वो आपको नजर आएगा। अब इसके अंदर आपको डार्क ग्रे और SS के फिनिश के अंदर 19 के व्हील्स मिल रहे हैं जो कि 5 स्पोक हैं। बाकी साइड पे आ जाएं, पियानो ब्लैक जो है काफ़ी गाड़ी के अंदर यूज़ किया गया है। ऊपर फिर सिल्वर रंग के आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे। साइड पे जो कैमरा नज़र आ जाएगा जो कि 360 कैमरा गाड़ी में। बॉडी कलर के जो है आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। एंड रेयर की तरफ आप आएंगे, ये लाइट्स भी बिल्कुल पहले की तरह ही हैं। काफ़ी खूबसूरत लाइट है गाड़ी की, जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलती है उस तरह थ्रू एंड थ्रू LED चलती है इस गाड़ी के अंदर। रेयर एंड से मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं किया गया, इट्स 100% सेम एक्सेप्ट फॉर दिस मोनोग्राम। यहाँ पे बोनलेस वाइपर है, ऊपर आपके पास रूफ स्पॉइलर आ जाता है। नीचे आपको यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट मिल जाएंगे जो कि फेक हैं और इस गाड़ी के अंदर एक ही एग्जॉस्ट है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मार्केट में आने वाली वाहिद गाड़ी है जो कि यूरो 6 कंप्लाइंट है और इसकी जो इमिशन लेवल्स हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में रोते रहते हैं आजकल के जी बहुत ज़्यादा स्मॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग है और हम उसके बारे में और कोई काम नहीं करते, तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से ये गाड़ी जो है यूरो 6 कंप्लाइंट कार है जो कि एक अच्छी चीज़ है, इसके इमिशंस बड़े कंट्रोल में है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वो आपको इसमें जो फ्यूचर सेंस मॉडल था, जो टॉप वेरिएंट था, उसमें 5 सीटर मिलता था। अब अगर हम देखें तो जो फ्यूचर सेंस है इसके अंदर 7 सीट्स हैं और इसकी वजह से जो इसकी बूट कैपेसिटी, अगर आप इसकी जो सारी सीटें खोल लें तो वो बड़ी मिनिमल रह जाती है। लेकिन अगर आपको फैमिली के साथ ट्रैवल करना है और 7 सीट्स का फ़ायदा उठाना है तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के ऊपर आप रूफ रेल लगा के अपने सामान को कैरी कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत कम ऐसा होता है कि आपको हाईवे वगैरह पर ट्रैवल करना हो, और अगर ट्रैवल करना है और सामान ज़्यादा है तो आप इसको फोल्ड करके, इसका एग्जैक्टली वही साइज़ है बूट का जो कि पहले था। बाकी जो थर्ड रो है उसकी कैपेसिटी मैं अभी आपको सेट टेस्ट करके बताता हूँ। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ डिफरेंट, बिकॉज पहले हमने जब रिव्यू किया था तो ये 5 सीटर थी, अब इसमें जो टॉप वेरिएंट फ्यूचर सेंस है वो 7 सीटर है। एक्सटीरियर कलर की चॉइसेस भी अगर देखे जाए तो मुझे एक्सटीरियर का ये कलर बड़ा पसंद है। पाकिस्तान में काला और चिट्टा से लोग आगे नहीं निकल रहे, लेकिन ये कलर भी बड़ा खूबसूरत है और इनके बाकी कलर जो हैं पहले भी जो थे और अभी नए एडिशन के साथ जो कलर हैं वो भी अच्छे हैं। 2 चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये गाड़ी, बिकॉज मार्केट में अगर आपको 7 सीटर की डिमांड हो तो ट्रू 7 सीटर जो है वो आपको ये मिलेगी, चेरी मिलेगी, या इसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो फिर फॉर्च्यूनर में आपको 7 सीट्स की जो है ना ऑप्शन मिलती है। और इन तीनों गाड़ियों में अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो सबसे कंपैटिटिव प्राइस के ऊपर ओशान X7 है। और ये थर्ड रो में मैंने एंटर कर लिया है। अब मैं इसको पीछे करके वैसे बैठने का आपको बताता हूँ कि थर्ड रो में फॉर शॉर्ट जर्नी तो बहुत सुकून से आप बैठ सकते हैं, एडल्ट मेरे जैसा भी बैठ सकता है। तो अब मैंने इसको फुल पीछे कर लिया। अगली सीट पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगला बंदा बैठ नहीं सकता। ऑब्वियसली तमाम गाड़ियों की जो थर्ड रो होती है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी सेकंड होती है, उससे ज़्यादा फर्स्ट होती है। यहाँ पे आपको साइड पे कप होल्डर दिए गए हैं। AC वेंट यहाँ कोई मौजूद नहीं है, लाइट भी कोई मौजूद नहीं है। सो अब सेकेंड रो भी चेक करके आपको बता देते हैं कि बिकॉज गाड़ी पहले जो है वो 2 रोज थी तो उसमें जगह कैसी थी अब कैसी है। सो अगली सीट को फुल पीछे किया हुआ है। मेरे कद के बंदे के लिए तो एम्पल है, शायद कोई बहुत लंबा बंदा हो तो आपको इस सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। कुशनिंग अच्छी है सीट की, मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो इन्होंने लेदर यूज़ किया है सॉफ्ट और बड़ा स्मूथ है। बीच में सेंटर आर्म रेस्ट भी है। यहाँ पे अगेन पियानो ब्लैक यूज़ किया गया है। पीछे AC के वेंट हैं। यहाँ पे आपके पास चार्जिंग USB कनेक्शन अवेलेबल है। पिछली सीट के ऊपर बैठ के जो है ना मतलब जर्नी बड़ी कंफर्टेबल है। अगर आगे वाला बंदा इसको फुल पीछे कर ले तो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो अब इन्होंने टेराकोटा लेदर जो है ना इसको इस्तेमाल किया गया जो कि हमारे यहाँ के वेदर के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा जज्ब नहीं होती और आराम से साफ़ हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा ये हैंडल जो है ये भी नहीं था यहाँ पे, तो ये हैंडल ऐड कर दिया गया है। बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल इंटीरियर का लेआउट 100% सेम है जो पहली गाड़ी में था, कोई ऐसा चेंज नहीं है। अगली सीटें दोनों हीटेड वेंटिलेटेड मौजूद हैं। ये अलग बात है कि इस सीट की वेंटिलेटेड का अगर आपको बटन दबाना है तो इसके लिए आपको ड्राइवर वाली साइड पे जाना पड़ेगा। ड्राइवर को अपनी वेंटिलेटेड का दबाना है तो उसको अपने राइट साइड पे जाना पड़ेगा। वो थोड़ा पोजीशन जो है ना ये वेंटिलेटेड और हीटेड सीट के बटन की, वन वुड एज्यूम कि मैं यहाँ बैठूँ और मैं यहाँ वाले बटन दबा लूँ। और ये जो हैंड ब्रेक का बटन है ये अगर उधर चला जाए
और हीटेड सीट और वेंटिलेटेड का इधर आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो शायद चंगान वाले अगले जो इटरेशन है उसमें मेरी ये बात सुन के भी पहले से बेहतर कर लें। अगर चाबी की बात करें, गाड़ी के अंदर जो है कीलेस एंट्री है, यू जस्ट पुश दिस बटन, और इसके अंदर रिमोट स्टार्ट की ऑप्शन भी है। सो इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इंटीरियर के बारे में मेरा क्या ख्याल है। अच्छा, अगली सीट में एंट्री एग्जिट मेरे लिए तो बहुत इजी है, बट मेरे कई दोस्त हैं जिनकी हाइट 6+ है और वो इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे जो लेग रूम है ना, खासतौर पे ऑन द लेफ्ट नी, वो आपका डैशबोर्ड से टकराता है। ड्राइविंग सीट जो है ये इलेक्ट्रिक है, नो लंबर स्पोर्ट। यहाँ पे अक्सर आपको ऐसे बटन मिलते हैं जो ड्राइवर के कंट्रोल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है, इको आइडल का बटन है। तो ये सारे बटन तो बड़ी कन्वेंशनली यहाँ पे होते हैं। हेडलाइट एडजस्टमेंट हो गई, लेफ्ट राइट मिरर की एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन ये दो जो है ना स्विच, ये यहाँ पे क्यों है? फिर भी चलें, ड्राइवर के लिए तो ठीक है, उसकी रीच में आते हैं। पैसेंजर वाले अभी भी समझ नहीं आया यहाँ पे क्यों है। ये पुश स्टार्ट का बटन आ गया है, इसको ऑन करें। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर डिफरेंट नज़र आएगी, जो कि मुझे बहुत बेहतर लगती है, जिसका पहले इन्फॉर्मेशन क्लस्टर था ना, मुझे उससे थोड़ा एतराज़ था, उसके अंदर थोड़ा मुझे लगता था कि एक चीप फील आती थी। अब जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो बड़ा एट पार विद अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट है, बड़ा स्मार्ट है, और इसके अंदर जो आपको खासतौर पे टाइपोग्राफी भी है ना, वो बड़ी बेहतरीन है। ये जो आपका बेसिकली क्लस्टर है, ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, सो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि एवरेज इन रिसेंट 50 किलोमीटर में आपकी फ्यूल एवरेज क्या रही है। इसके अलावा ये आपको इंस्टेंट फ्यूल एवरेज बता रहा है, फिर ये आपको बता रहा है एवरेज ओवरऑल फ्यूल एवरेज कितनी है, ट्रिप कितना है, उसको आप जीरो भी कर सकते हैं। और ये TPMS जो कि लोगों को पसंद है, जो है ना एक यूज़फुल चीज़ है। बल्कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो पिछली वाली से डिफरेंट है और मेरे ख्याल से बड़ा मॉडर्न और बेहतर है। बड़ा एक जो लोगो बड़ा स्लीकली डिज़ाइन किया गया है। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपके जो बटन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंट्रोल आते हैं। आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कैमरा को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप यहाँ से होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक और जो बटन है, ये बड़े मज़े का है, मतलब फंक्शनैलिटी है इसकी, वॉइस कमांड का। इसको आप दबाएंगे, How can I help you? प्लीज़ ओपन सनरूफ। Sunroof opening. तो अगर इसको बंद भी करना है तो मैं वॉइस कमांड से कर सकता हूँ। I am here. प्लीज़ क्लोज सनरूफ। The sunroof is being closed. सो यूजफुल फंक्शन है, अगर आप कभी हाथ से नहीं खोलना चाह रहे सनरूफ, शीशे, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप इस वॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। क्लोज ड्राइवर्स विंडो प्लीज़। Closing the right front window. सो इसी तरह अगर मैंने पैसेंजर खोलनी है मैं वो भी खोल सकता हूँ। I am here. ओपन पैसेंजर्स विंडो प्लीज़। Opening the left front window. क्लोज द पैसेंजर्स विंडो प्लीज़। Closing the left front window. क्लोज द लेफ्ट रेयर विंडो प्लीज़। Closing the left rear window. इसके अलावा डिफरेंट गाड़ी के जो आपके मोड्स हैं, अगर आप इसके अंदर नेविगेट करके देखना चाहते हैं कि गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल यहाँ लगा सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट 100% सेम है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया गया है, नीचे फॉक लेदर है, और इसके नीचे ये आपको पियानो ब्लैक मटेरियल यूज़ किया गया है, और नीचे ये सिल्वर SS टाइप मटेरियल है। तो मटेरियल का लेआउट 100% सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। यहाँ पे हार्ड बटन्स हैं, अगर आपको ना याद रहा हो मैं फिर याद कराता हूँ। AC को अगर आपने ऑपरेट करना है तो AC के सारे फंक्शन यहाँ से ऑपरेट हो सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम 100% सेम है, कोई चीज़ चेंज नहीं की गई, ना एंड्रॉयड ऑटो है ना एप्पल कार प्ले है, बट इसके अंदर एक अपना जो है ना, इन्होंने कार ऑटो के नाम से आप अपनी ऐप कर लें तो आपका फ़ोन इसमें मिरर हो जाता है। बट आई थिंक इट नीड्स इंप्रूवमेंट, अगर वो सेंस में कर रहे थे। बाकी स्पॉटिफाई और डिफरेंट ऐप्स उसमें दे दी गई हैं, और उसमें 360 कैमरा वो भी आपको दिखा देते हैं। इसमें 2D 3D व्यू सारे अवेलेबल हैं। सो ये, और इसकी रेजोल्यूशन भी ठीक है। पहले वाले में मुझे थोड़ा लगता था कि शायद ख़राब है रेजोल्यूशन, लेकिन अगर कंपैरेटिव प्रोडक्ट या जिस लैंडस्केप में जिस प्राइस के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, मेरे ख्याल से ये अपनी लीग में, इसका अगर कैमरा देखा जाए जो कि डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है और 360 कैमरा है, वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट होगा अपनी लीग में। सो लीग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को अगर हम कंपेयर कर लें तो ये C कैटेगरी में आपके पास स्पोर्टेज 200 आ जाएंगे। C+ में मेरा ख्याल है ये और चेरी आएगी। D कैटेगरी के अंदर आपके पास जो आगे आ जाता है फॉर्च्यूनर वगैरह। सो उस लिहाज से ये C+ कैटेगरी में है। तो अगर हम इसकी कंपटीशन देखें तो प्राइस वाइज मेरा ख्याल है ये कम्पीट कर रहा होगा स्पोर्टेज, 200, चेरी, इन गाड़ियों के साथ। एक चीज़ जो इसको एज है, ये 7 सीटर में सबसे लो प्राइस कार होगी। अभी इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, आप मुझे नहीं पता ये कि रिव्यू कब देख रहे होंगे, तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर है, वहाँ पे क्लिक करें और डिफरेंट कंपैरेटर के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो 7 सीटर कैटेगरी के अंदर ये और चेरी और फॉर्च्यूनर में सबसे सस्ती है। ये हम लीग वाइज अगर कंपेरिजन करें तो ये 5 सीटर में 200, स्पोर्टेज और हेवल जो 1.5 है उसके अंदर जो है कम्पीट करती है, क्योंकि 2 लीटर इससे महंगी हो जाती है। बाकी अगर गाड़ी की ओवरऑल कंफर्ट की, हैंडलिंग की बात करें, अगेन इट्स सेम एज लास्ट टाइम, बिकॉज
इट्स 100% सेम कार, कोई उसमें टेक्निकल चेंज नहीं किया गया, कोई उसमें इंजन चेंज नहीं किया गया, सो इसलिए उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। मैं जनरली वैसे बता देता हूँ, इट्स अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज कार, और इसके अगर हॉर्स पावर के फिगर मुझे याद हैं सही तो 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फिगर्स थे। और ये वो गाड़ी है जिसको जब मैंने चलाया था पहली बारी, मुझे याद है 2 साल पहले, तो दिस कार चेंज माय मिथ अबाउट चाइनीज़ कार के चाइनीज़ गाड़ियों के सबके इंजन एक जैसे होते हैं और उन सब की एक जैसी परफॉर्मेंस होती है। तो 0 to 100 का जो फिगर है वो भी हम आपके लिए चेक कर लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। सो अब आते हैं मेरे ख्याल से जो इस गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लिहाज से, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ ना इस गाड़ी की, जिस लैंडस्केप में हम खड़े हैं जहाँ पे फ्यूल प्राइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, लोग जो है बात कर रहे हैं कि हमें हाइब्रिड पे जाना चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड्स आ रही हैं, इको फ्रेंडली होने की बात है, स्मॉग हर तरफ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इको फ्रेंडली होने की अगर बात करें, दिस इज़ द ओनली यूरो 6 कार इन पाकिस्तान। दूसरी चीज़, अगर हम इसके फ्यूल फिगर्स की बात करें जो मैंने देखा, और अगेन मैंने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली चेक किया 3000 किलोमीटर शहर में हाईवे पे चला के, शहर के अंदर इसकी फ्यूल एवरेज ऑन अ नॉर्मल डेली रन के आप सड़क पे जा रहे हैं, रश भी है, कम भी है, ज़्यादा भी है, कभी सड़क ब्लॉक हो रही है, कभी नहीं, तो आपको जो एवरेज कंबाइंड मिलेगी वो 11.5 से 12 है, एंड वो कभी कभी 12.5 भी चली जा सकती है। आजकल एसी ऑन नहीं हो रहा तो शायद 13 पे भी चली जाए। लेकिन हाईवे के ऊपर जो है आपने इसको अगर 120 पे चलाएंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, 14 14.5 भी देती है। अगर आप 125 पे चले जाएँ तो ये 12 12.5 11.5 पे भी जाती है, डिपेंड करता है आपके फुट के ऊपर। शहर के अंदर मैंने अगर अपने आप से एक दिन शर्त लगाई कि मैंने इससे मैक्सिमम फ्यूल एवरेज लेनी है, तो ये शो करती होती है कि लास्ट 50 किलोमीटर में कितने उसने फ्यूल कंज्यूम किया। सो द लोएस्ट आई हैव वेंट टू इज 6.2 6.3 लीटर पर 100 किलोमीटर। 6.3 पर 100 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये तकरीबन 14.5-15 के करीब की एवरेज इसने मुझे दी, अगर मैंने अपने आप से शर्त लगाई हो कि मैंने फ्यूल बचाना है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ एक तो इसके 7 स्पीड होने का है, दूसरा इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टर्बो को स्पूल नहीं करते, RPM को नीचे रखते हैं, तो यू कैन गेट अ फ्यूल एवरेज आउट ऑफ दिस कार। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है जूलियन जो है ना उसके रिव्यू में भी ये बात की थी, जूलियन HEV के, कि आपको देखना है एट द एंड ऑफ डे कि आपकी पॉकेट से क्या जा रहा है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कार क्या है। आपने एक दफ़ा गाड़ी ली, उस पर कितने पैसे खर्च किए, फिर एवरी किलोमीटर पे क्या खर्च कर रहे हैं, फिर आपकी मेंटेनेंस पे क्या खर्च हो रहा है, एंड 5 ईयर डाउन द रोड अगर आप ये गाड़ी जब वारंटी से बाहर निकलती है, उसकी बैटरी का एक्सपेंस क्या है, एज अपोज टू अगर एक हाइब्रिड गाड़ी है तो उसकी बैटरीज की लाइफ कितनी है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, वर्सेज एन आइस इंजन। सो दिस इज एन आइस इंजन कार, आइस वर्सेज हाइब्रिड वर्सेज इलेक्ट्रिक, इनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इन 5 ईयर्स क्या है। सो आज मैं भी जब इसकी फिगर्स कैलकुलेट कर रहा था, लेट्स से अगर हम इसकी शहर की एवरेज जो मैंने कहा है मैक्सिमम आप जो है 15 भी ले लेते हैं, अगर आप बहुत ही आपने शर्त लगाई हो अपने आप से, मिनिमम आपको 11.5-12 मिल जाती है। सो हम 12 का फिगर उठा लेते हैं। सो ये अगर 12 की एवरेज दे रही है किलोमीटर के अंदर, तो इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट तकरीबन 16 से 17 रुपये बन गई। और हाइब्रिड जो है मार्केट में वो अगर 15 से 18 देते हैं तो उनकी पर किलोमीटर कॉस्ट 22 से 23 रुपये बन जाती है। तो 17 और 24 17 और 23 में 6 रुपये पर किलोमीटर का फ़र्क है। अगर आप रोज़ 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो 600 रुपये आपने डेली के बचाए, महीने के आप 18,000 रुपये बचाएंगे, और साल के तकरीबन 1 लाख समथिंग बचा लेंगे। और 5 ईयर के ऊपर आप जाके मैं कहता हूँ जी आप उससे 8 या 10 लाख रुपए बचा लेंगे फ्यूल में, अगर आप हाइब्रिड वर्सेस दिस कार करें। लेकिन अगर आप इनिशियली कितने पैसे ज़्यादा दे के आ रहे हैं हाइब्रिड के लिए, और जब वो गाड़ी वारंटी से बाहर होगी तो जो गैसोलीन कार है उस पर तो कोई कॉस्ट उस तरह की नहीं आएगी, नॉर्मल इंजन का वेट एयर चलेगा, बैटरी उसकी आम होती है 12 वोल्ट वाली, वो तो मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये में आ जाती है। बट हाइब्रिड कार के केस में बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है ह्यूज होगी, इलेक्ट्रिक में तो वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप जो है बंदा सोचने में पड़ जाता है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा नज़र में रखनी चाहिए। वारंटी टर्म्स की बात करें तो ये गाड़ी जब आप लेते हैं तो मेरे साथ ये मुझे मिला था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो बेसिकली आपका बैटरी कार्ड आ रहा है, आपका ओनर मैनुअल आ रहा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। अक्सर लोग जो है वो उसको पढ़ते नहीं हैं, बाद में जो वारंटी के इश्यूज होते हैं तो उसके बारे में परेशान होते हैं। और ये इसकी वारंटी बुकलेट है। सो वारंटी बुकलेट बताती है कि गाड़ी में क्या चीज़ वारंटी में कवर होती है क्या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ज़रूर पढ़ा करें। वारंटी का जो पीरियड है वो 5 साल या 1.5 लाख, विच एवर कम्स फर्स्ट है। बट अगेन आई वुड अप्रिशिएट एवरीबडी टू गो थ्रू दिस एंड दिस बोथ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको ज़रूर पढ़ा करें। सो ड्राइव पे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी के अंदर जो एडास के फीचर्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मैंने इस गाड़ी को भी रिसेंटली मैं थल रैली पे भी गया तो इसी को लेके गया था। उसके अलावा इस्लामाबाद आना जाना किया 2 दफ़ा। हाईवे के ऊपर ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल था, ये इतना हैंडी था और इतना वो आपको कंफर्टेबल कर लेता है गाड़ी चलाते हुए कि आपको जो है ना बड़ा कम एफर्ट करनी पड़ती है, और ये बड़ा आपके लिए जिसे कहते हैं
है ना, आपकी टायर्डनेस को कम कर देता है। आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे तो आपको हर वक्त चुकन्ना नहीं रहना पड़ता, बिकॉज गाड़ी जो है वो सेल्फ ब्रेकिंग कर रही होती है। कोई सामने आता है ये ब्रेक कर लेती है, जब हट जाता है तो ये अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए अपनी स्पीड खुद ही गेन कर लेती है। कभी कभी हाईवे के ऊपर हमारे यहाँ ओवरटेकिंग भी होता है, बिकॉज लोग जो हैं वो बड़ा एब्रप्टली आगे आते हैं, तो उसमें कभी आपको लगता है कि शायद कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाए गाड़ी, वरना ये बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। और मैं बता रहा हूँ कि इसने मुझे बड़ा हेल्प किया है अडेप्टिव क्रूज ने। इसके अलावा इसके अंदर हीटेड साइड मिरर हैं। अगर हम इसके डैश की बात करें, फ्रंट कोलिजन है, आगे पीछे पार्किंग सेंसर हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है, जो कि मुझे पहले शुरू में लगा था कि ये लाइट जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की है, बट ये इंडिकेटर की लाइट है जो आपको नजर आ रही है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं होता। आप अपनी मर्जी से उसको सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। और ये जो आर्म रेस्ट है ये बड़ी अपनी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। अगर आप आर्म रेस्ट के अंदर देखें, एक आपके चार्जर के कनेक्टिविटी है, एक आपके पास USB कनेक्टिविटी है, 3 किस्म के कनेक्शन दिए गए हैं। बट इसके अंदर जब मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ तो उसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो बड़ी स्लो होती है somehow, आई डोंट नो। मैं अब इसको लगाया अभी 79% पे है, एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द रिव्यू देखेंगे ये कितने % पे गया है। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें गाड़ी की जो हैंडलिंग कंफर्ट की बात है, अगर आप कोई बहुत बड़ी जर्नी कर रहे हैं, बड़ी का मतलब ये कि अगर आप वन वे इस्लामाबाद जा रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेम डे आप वापस आना करते हैं तो येस टुवर्ड्स एंड ऑफ द जर्नी आपको फील होता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा ना कि मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस फील होती है। अगर इसमें लंबा स्पोर्ट ऐड हो जाती तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी। गाड़ी की सस्पेंशन बहुत स्मूथ है। हाईवे पे अगर आपको मनूवर करना हो तो गाड़ी कहीं ऐसे नहीं होता कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। हालांकि अक्सर होता ही है कि दिस इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंफर्ट और उसकी जो हैंडलिंग है। अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी तो फिर हैंडलिंग में आपको तंग करती है। यस, और एक चीज़ जो मुझे फील होती है कि इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी, बिकॉज इस गाड़ी का जो साइज़ है ना वो हमेशा लोग उसको गलत समझते हैं। मैं भी इसको जब आई थी तो मैंने कहा शायद इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ड्राइविंग में बड़ी एक जिसे कहते हैं ना लाइट सी फील है, एक नंबल सी फील है। और आई थिंक उसमें इसके इंजन और इसकी टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है। आई वुड गिव क्रेडिट टू दिस कार के इस 7 सीटर के साथ इसकी जो फ्यूल एवरेज है मेरे ख्याल से वो बेस्ट इन द लीग होगी। तो गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपका ड्राइविंग स्टाइल, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सीलरेट ना करें। दूसरा, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर जोर दें। अपनी गाड़ी के टायर अगर ख़राब होंगे, लोग कहेंगे टायर कैसे क्या ताल्लुक है। अगर आपके टायर टेढ़े हैं और आपकी गाड़ी की एफर्ट लग रही है तो वो इंजन जो है वो ऑब्वियसली जान ज़्यादा लगाएगा, तो उसकी फ्यूल एवरेज ख़राब होगी। तीसरा, आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस में इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबिल ऑयल जो है टाइम पे चेंज करें। अच्छा मोबिल ऑयल यूज़ करें जो कि आपका ग्रेड मैन्युफैक्चरर जो है ना रिकमेंड करता है उस इंजन के लिए, वो करें। रॉकेट साइंटिस्ट मत बने। मैन्युफैक्चरर नोज द कार बेस्ट। उसने जब गाड़ी बनाई है और उसने आपको स्पेसिफाई किया, ये मैंने आपको बताया था कि ओनर मैनुअल पढ़ें, तो उसका जो ग्रेड है ना वो यूज़ करें। कंपनी की जो वारंटी होती है उसके बारे में भी अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि जी हमारे क्लेम नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है, ये हो रही है। अगर आप गाड़ी को कंपनी से मेंटेन नहीं करा रहे होंगे, कंपनी की डीलरशिप पे नहीं लेके जा रहे होंगे, तो वारंटी क्लेम में आपको इश्यूज आएंगे। आप जब उसको लेके जाएंगे वर्कशॉप के ऊपर और अगर आपने 25 डिफरेंट रोड साइड वर्कशॉप से उसको चेंज कराया होगा ऑयल या सर्विस कराई होगी, तो जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे वो कहेंगे भाई आप 1 साल बाद आ गए हैं, वारंटी क्लेम बेशक आप शौक का लेके जाएंगे, वो आपसे कहेंगे जी आपने मोबिल ऑयल चेंज नहीं कराया था। सो ऐसे मौके पे फिर वो आपकी जो सेविंग होती है ना, जो कि आप रोड साइड वर्कशॉप पे जाके और जो कंपनी के अवॉइड करके कर रहे होते हैं, वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश बन जाती है, तो वो ना किया करें। सो चार्जिंग का मैंने आपसे कहा था कि एंड पे चेक करते हैं, तो पहले 79 थी और अब 80 हुई है, तो ये मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक और चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी व्हेन एवर यू डिसाइडिंग फॉर एनी कार, तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक तो गाड़ी आप जब ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में 3 चीज़ें काउंट होती हैं कि इनिशियल आपने कॉस्ट क्या पे की, फिर आपको पर किलोमीटर कॉस्ट क्या पड़ी और मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या पड़ी 3-4 साल में। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर आपको एक जगह पे ज़रूर लेके जाते हैं, वो है कंपनी की डीलरशिप। डीलरशिप की जो नेटवर्क है वो कितना है, डीलरशिप के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, जब आप गाड़ी को लेके जाते हैं तो सेल एक डिफरेंट चीज़ होती है, आफ्टर सेल्स कैसी है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।